हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, अब तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। अब हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है P0। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और उसकी लिमिट्स है a to b। तो अब अगर हम इस x को t से रिप्लेस कर दें या किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, यानी कि x की जगह हम t लिख दें और उसके लिमिट्स जो हैं वो सेम रहें, तो वो दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, फंक्शन वही है। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P1, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन के लिमिट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट इंटरचेंज करने के बाद फंक्शन माइनस का हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए, प्रॉपर्टी P1 का ही एक स्पेशल केस है कि अगर किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट्स इक्वल हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हमेशा ज़ीरो होगा उसका इंटीग्रेशन। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि अगर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और इसका इंटीग्रेशन है f'(x). तो लिमिट्स हैं a to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये ज़ीरो होगा। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P2। इसके अकॉर्डिंग किसी अपर लिमिट या लोअर लिमिट के इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ A और B। तो यहाँ पर एक पॉइंट C ऐसा होगा कि हम इसे AC और CB के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट A to C f(x) dx प्लस लिमिट C to B f(x) dx। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट्स a to b है तो हम f(x) जो है उसमें x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। a और b क्या है? हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अब ये हुआ f a प्लस बी माइनस एक्स dx और लिमिट्स हमारी सेम ही रहेंगी a to b। और इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर लिमिट 0 to a हो जाए, तो पहले a प्लस b कर रहे थे, अब 0 प्लस a करेंगे, है ना। तो अब f a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि P4 P3 का ही एक स्पेशल केस है। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P5। इसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट्स 0 to 2a है तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f(2a माइनस एक्स) dx। मतलब लिमिट हो गई है 0 to a और यहाँ पर सेकंड स्टेप में x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब P6 है कि लिमिट 0 to 2a f(x) dx। आप P5 और P6 को कंपेयर करिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि P6 जो है वो P5 का ही एक स्पेशल केस है। देखिए, P6 में हमारे पास दो केसेस हैं और हम दोनों केसेस को ही P5 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम रहने वाला है। फर्स्ट केस में f(2a माइनस एक्स) अगर f(x) के इक्वल हो, यानी यहाँ पर मैं f(x) लिख सकती हूँ। तो अब ये क्या बना, इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 0 to a f(x) dx। ये था हमारा फर्स्ट केस। अगर f(2a माइनस एक्स) माइनस f(x) हो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इस तरह से P6 जो है वो P5 का एक स्पेशल केस है, यानी हमें f(2a माइनस एक्स) को देखना है। अगर f(2a माइनस एक्स) f(x) के इक्वल है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P7 माइनस a to a f(x) dx। यहाँ पर फिर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। हमें ये चेक करना है कि f(x) इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, यानी x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, यानी अब हमारा फंक्शन f(x) की जगह f माइनस एक्स होगा। अब अगर
f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, तो एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू होगी 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो f ऑड फंक्शन होगा और इंटीग्रेशन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, इसे माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो ये तो एफ एक्स के इक्वल हुआ ना, तो यहाँ पर ये जो है इवन फंक्शन है। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब। अब यहाँ से f माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो माइनस एफ एक्स के इक्वल हुआ, तो ये एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। यानी प्रॉपर्टी P7 का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी होंगी, लेकिन यहाँ पर P4 और P7 इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं होगा, ऑफकोर्स बाकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी, पर P4 और P7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगी ही। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हम इनका यूज़ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो अब हम एक्सरसाइज 7.10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए वैसे तो हम इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से ही इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी P0, जिसके अकॉर्डिंग हम x को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हम P1 को देखते हैं। P1 के अकॉर्डिंग हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लिमिट 0 टू π/2 को लिमिट π/2 टू 0 कर दें तो लेकिन इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर P1 भी अप्लाई नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं P2, यानी हमें कोई मिड पॉइंट C देखना होगा। π/4 होगा वो, कैसे, जो इंटरवल है वो है 0 टू π/2 और यहाँ पर एक पॉइंट है π/4। लेकिन अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा, एक बार 0 टू π/4 के लिए और एक बार π/4 टू π/2 के लिए। पहले हम 0 टू π/4 में इंटीग्रेट करेंगे, फिर π/4 टू π/2 में इंटीग्रेट करेंगे और फिर दोनों इंटीग्रेशंस को प्लस करेंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है P4। P4 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स और लिमिट 0 टू a। हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं P4। तो क्वेश्चन में P4 प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हमारा फंक्शन होगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स 0 टू π/2। अब cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए जो हमारा फंक्शन था cos स्क्वायर एक्स वो अब कन्वर्ट हो गया है साइन स्क्वायर एक्स में। तो अगर अब हम
हमारे क्वेश्चन को आई मान लें, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1। तो P4 लगाने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गई, ये भी आई ही होगा। और ये है इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, तो आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, तो 1 डॉट डी एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और हमारी वैल्यू आई पाई बाई 2। लेकिन ये पाई बाई 2 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम वैसे तो इस क्वेश्चन को और भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन हमें स्पेशल बोला गया है कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही इसे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला जा रहा है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें किस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है ये सीखना होगा। अगर हमने कोई भी गलत प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो हमारा क्वेश्चन ईजी होने के बजाय और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये देखिए कि आप कोई प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन कितना इजी हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन इजी हो रहा है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज या अदर किसी मेथड का यूज़ कम से कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। जैसा कि इस क्वेश्चन में था कि हमने सिर्फ एक जगह या 2 जगह ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है, अदरवाइज़ हमने इसे सॉल्व तो प्रॉपर्टी P4 से ही किया है ना। और ये सब आप प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2x dx अपॉन साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x। देखिए यहाँ भी मैं P4 अप्लाई कर रही हूँ। P4 अप्लाई करने के बाद 0 to पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब देखिए ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स, तो ये होगा कॉस 3 बाई 2 एक्स अपॉन कॉस 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन 3 बाई 2 एक्स dx। अब इसे अगर i मान लें तो ये भी i ही होगा। ये इक्वेशन 1 और ये 2, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दें तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2x अपॉन साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x अपॉन कॉस 3 बाई 2x प्लस साइन 3 बाई 2x dx। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस 3 बाई 2x dx। ये होगा 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i की वैल्यू पाई बाई 2
और i की वैल्यू π/4। और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x+2 dx। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोड का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक डिजिट है 5, इसका मोड ये पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर मोड में -5 है तो मोड से बाहर आने के बाद वो भी 5 होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि x+2 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0। अब देखिए, अगर x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन 0 है तो हम इसे लिखेंगे -x+2। क्योंकि -x+2 था तभी तो वो मोड से बाहर आने के बाद प्लस हो गया ना, वो पॉजिटिव हो गया है। अब 2 को अगर हम दूसरी साइड लेके जाएं तो ये होगा x+2 -x+2। x+2 के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और -x+2 के लिए x लेस देन -2। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम -2 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू x की जगह रखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे -2 से बड़ा 1 ले लिया तो 1 + 2 3, ये वैल्यू पॉजिटिव है। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -2 से कम रखते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल -1 है, वो -2 से बड़ा है तो -1 + 2 1। इसी तरह 0 भी -2 से बड़ा है तो 0 + 2 2। ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम -2 से छोटे डिजिट रखें जैसे कि -3, तो -3 + 2 ये होगा -1, -4 + 2 -2। इस तरह ये वैल्यू नेगेटिव है। तो -2 वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है -2 से एक साइड वो पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव, यानी -2 या -2 से बड़े डिजिट के लिए पॉजिटिव और छोटी के लिए नेगेटिव। तो -5 to 5 के इंटरवल में -2 वो पॉइंट है जहाँ पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें दो इंटरवल्स मिल जाएंगे और फिर हम उन दोनों इंटरवल्स में अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पहला -5 to -2 और दूसरा -2 to 5। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी P2 यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to a f(x) dx, सॉरी b। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन -5 to -2। अब देखिए -5 से -2 का इंटरवल यानी -2 से कम, -5 जो है वो लेस देन है -2 के, तो यहाँ पर -x+2 ये फंक्शन यूज़ होगा, प्लस इंटीग्रेशन -2 to 5। अब -2 से बड़ा यानी x+2, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, -5 to -2 प्लस x²/2 + 2x और लिमिट्स -2 to 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 × -2 माइनस -5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 2 × -5 प्लस 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 2 × 5 माइनस -2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2 × -2, ये हो गया -2 प्लस 4 प्लस 25/2 -10
प्लस 25/2 प्लस 10 -2 प्लस 4। अब देखिए 25/2 प्लस 25/2 ये होगा 50/2 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 ये क्या होगा +4 -10 प्लस 10 कैंसिल आउट। 50/2 ये होगा 25 तो 25 प्लस 4 और 25 प्लस 4 29 और ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 - x की पावर n dx। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर P4 ही अप्लाई कर रही हूँ। P4 से x की जगह 1 - x पावर n dx। 0 to 1 1 - x x की पावर n dx। x की पावर n इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर n माइनस xn प्लस 1 dx। अब xn का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस xn प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट्स 0 to 1 लिमिट्स पुट कीजिए 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और फिर 0 रखेंगे यहाँ पर। ये होगा 0 अपॉन n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 0 अपॉन n प्लस 2। अब देखिए तो नेक्स्ट स्टेप है 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n से n कैंसिल 2 माइनस 1 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 और ये है हमारा आंसर। देखिए अब बात ये आती है कि हमने क्वेश्चन में P4 ही क्यों अप्लाई किया। पहले था 1 - x की पावर n और x बाहर। हम x को तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले हमें 1 - x की पावर n उसे पूरा एक्सपेंड करना पड़ता। लेकिन जब हमने P4 अप्लाई किया तो P4 अप्लाई करने के बाद x की पावर n और 1 - x, तो अब हम x की पावर n को तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को ईजी करना है ना। P4 अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर P4 ही अप्लाई होगा। अदर प्रॉपर्टी को यूज़ करते तो हमारा क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट हो जाता। इसी तरह हम पिछले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमने P4 अप्लाई किया, क्योंकि P4 अप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए और 1 का इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है। सेम थिंग क्वेश्चन 1 में की हमने, है ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। देखिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे sin 2x की वैल्यू पुट करके। तो 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x dx। अब देखिए हमें पता है log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो हम यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो होगी इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx।
0 to pi by 2 2 log sin x माइनस log sin x, ये होगा log sin x, माइनस log 2 माइनस log cos x dx। अब देखिए, अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, log sin x, log 2 और log cos x। log 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन log sin x और log cos x हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब या तो हम log sin x को log cos x में कन्वर्ट करें या फिर log cos x को log sin x में। अब हम ये करेंगे कैसे? ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है पाई बाय 2 और लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 2, तो हम यहाँ पर P4 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन P4 जो है वो हम पूरे इस इक्वेशन में हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक पार्ट में अप्लाई करेंगे, इसे हम कह देते हैं I1। तो I1 क्या है? 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। P4 अप्लाई करने के बाद log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। sin पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x। तो ये हुआ 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx। अब देखिए, ये टर्म हम वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं, 0 टू पाई बाय 2 log cos x माइनस log 2 माइनस log cos x dx। ये कैंसिल, 0 टू पाई बाय 2 माइनस log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस log 2 0 टू पाई बाय 2 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन x, तो माइनस log 2 x लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा पाई बाय 2 और ये है हमारा आंसर। देखिए, इसे ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। कैसे? ये माइनस को हम पावर में ले जाएं तो log 2 की पावर -1 पाई बाय 2, इसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 log 1 बाय 2। दोनों आंसर ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिखिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx। देखिए, हम सबसे पहले ना लिमिट्स को देखते हैं। लिमिट क्या है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी कि माइनस a टू a। देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि P7 प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पर। और P7 प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू, पहली कंडीशन क्या है? अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि इवन फंक्शन है, तो 2 लिमिट्स 0 टू a fx dx। और सेकंड कंडीशन, अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, यानी कि ऑड फंक्शन है, तो 0। इन शॉर्ट हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन। तो हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 7 माइनस एक्स। अब देखिए, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर पावर कितनी है? 7, तो ये होगा माइनस साइन एक्स, यानी माइनस एफ एक्स। मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हुई? 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos की पावर 5x dx। देखिए, इसके लिमिट्स को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर P5 अप्लाई होगा, और P5 है क्या? इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस x dx। अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पर P6 अप्लाई क्यों नहीं किया?
क्योंकि P6 जो है वो P5 का ही एक स्पेशल केस है जो कि F2A माइनस एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो देखिए, अगर हम P5 अप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0 to पाई cos 5x dx प्लस 0 to पाई cos 5 2 पाई माइनस एक्स dx, 0 to पाई cos 5x dx प्लस 0 to पाई cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? cos x, तो cos 5x dx। और ये हो गया 2 0 to पाई cos 5x dx। यही तो हमारा P6 है ना? क्योंकि F2A माइनस एक्स की जो वैल्यू है, अगर वो Fx के इक्वल है तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 2 0 to a fx dx, वही तो है। यानी कि अगर मैं P5 की जगह P6 अप्लाई करती तो भी वैल्यू तो सेम ही आती। तो आप चाहे तो यहाँ पर P6 अप्लाई करें या P5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इस वैल्यू पर एक बार फिर P5 अप्लाई कर रही हूँ। 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 5 पाई माइनस एक्स dx। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। अब देखिए, cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस कोस एक्स। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। यानी माइनस कोस 5x dx। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो हमारा फाइनल आंसर है 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस टेन 5x प्लस 1 dx। देखिए, लिमिट्स है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी P7 अप्लाई होगा। और P7 क्या होता है? माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू, अगर हमारा फंक्शन fx इवन है तो 2 0 टू a fx dx, और अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर 0। तो हम इन सबको अलग अलग चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है और कौन सा इवन। तो मैं इसे I1, I2, I3 और I4 मान लेती हूँ। सबसे पहले I1 को देखते हैं। I1 क्या है? एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रख देती हूँ तो माइनस एक्स, इसका क्यूब ये होगा माइनस एक्स क्यूब, यानी कि ऑड फंक्शन। इसी तरह I2 को चेक करते हैं। I2 है एक्स कोस एक्स, माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये होगा माइनस एक्स कोस माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स कोस एक्स। ये भी ऑड फंक्शन है। इसी तरह अब हम I3 को चेक करते हैं। I3 क्या है? टेंस टू पावर 5x, माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो यहाँ माइनस एक्स और ये होगा माइनस 10 5x। ये भी ऑड फंक्शन है। और अब I4, ये है 1, माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो भी 1, यानी कि I4 जो है वो इवन फंक्शन है। अब हम फिर से आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमें 4 फंक्शंस गिवन थे ना, तो अब हम चारों फंक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं। यानी कि माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब dx प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स कोस एक्स dx प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टेन 5x dx
प्लस माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 1 डॉट डी एक्स। अब देखिए ये तीनों फंक्शन तो ऑड फंक्शन थे, हमने अभी चेक किया, और ऑड फंक्शन होता है तो वैल्यू क्या होती है 0, यानी I1 2 और 3 तीनों की वैल्यू 0। ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 2 0 टू पाई बाय 2 1 डी एक्स। 2 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, लिमिट पुट करें 2 इंटू पाई बाय 2 यानी कि पाई, और ये है हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।